हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी का ये 12वां पार्ट है, ठीक है ना। जो लोग 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि जब हम पूरा पार्ट ख़त्म कर देंगे तो आपसे बायोलॉजी का एक भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टोटल बायोलॉजी को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। बायोलॉजी के बाद फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। आपको टोटल बुक पढ़ा देंगे, जिसमें कौन कौन बुक आते हैं मैं बता देता हूँ आपको नाम। जिसमें लुसेंट लेंगे, ठीक है, अरिहंत का एनसीईआरटी लेंगे और रिमाइंडर लेंगे। ये टोटल से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, आप अपने फ़ायदे के लिए कर लीजिएगा। आपको अगर फ़ायदा ना लगे तो बाद में अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखिए पहला प्रश्न क्या है, लिटमस किससे निकाला जाता है, यानी लिटमस किससे मिलता है। तो आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सिर्फ लिखना है पीडीएफ। और आपको जो भी चाहिए, मान लीजिए कि पहला चाहिए तो पीडीएफ 1, 2, 3, 4 जो आपको चाहिए वो आप लिख दीजिए, मिल जाएगा आपको फ्री में फ़िलहाल में। तो चलिए अब बकवास कुछ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है, आप सिर्फ पढ़ाया जाएगा। तो देखिए लिटमस किससे निकाला जाता है, तो लिटमस निकाला जाता है लाइकेन से। किससे? लाइकेन से, ठीक है ना। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। अब लाइकेन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लाइकेन देखिए, कवक और शैवाल मिलता है, दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? लाइकेन बन जाएगा। यानी कवक और शैवाल का पहला पहला जो प्यार होता है उसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं, ठीक है ना। कवक और शैवाल का पहला प्यार लाइकेन। इतना आप ट्रिक से याद रखेंगे बस, और कोई बात नहीं है, बस आपको याद करने के लिए बताए हैं। और आपको बता दें कि लिटमस जो पत्र है, इसे जानते हैं कि पीएच पता चलता है, क्योंकि पीएच स्केल का नाम सुने हैं। इसका खोज किसने किए थे? एसपीएल सोरेनसन 1909 ईस्वी में। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। इससे पता चलता है किससे? पीएच स्केल से, ठीक है ना। तो अब देखिए, जो अम्लीय है, जो क्षारीय है और जो उदासीन है। अम्लीय के लिए क्या बताया गया है आपको कि जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो वो क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 हो वो उदासीन होता है। अम्लीय का और भी गुण है कि अम्ल नीला को क्या कर देता है? लाल, और इसका उल्टा क्षारक करता है। क्या करता है? ये अम्ल नीला को लाल करता है और क्षारक क्या करेगा? लाल को नीला करता है, ठीक है ना। इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और भी बातें था लेकिन और नहीं बताएं। और बता दें कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं और क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है? मधुमक्खी का डंक। चलिए इससे पहले बात बताइएगा कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथनोइक अम्ल, या दूसरा नाम इसका है फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के नहीं बल्कि सभी डंक में पाए जाते हैं, जैसे बिच्छू का डंक, चींटी का डंक, बेड़नी हड्डा का डंक। इस सब में क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं बताइए? मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, उसी का नाम है। तो बताइए कि मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंड निक्षेपण का, अंड निक्षेपक का है रूपांतरण, ठीक है ना, ऑप्शन बी। और आपको बता दें कि जो लेवल है, क्वेश्चन का लेवल है हाई है, ठीक है ना। ये लो लेवल का नहीं है कि थोड़ा थोड़ा बता के निकल गए हो गया, नहीं, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। जो लो लेवल का होगा मैं खुद बोल दूंगा यहाँ से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य और चूहों की कायिक कोशिकाओं का संलयन सबसे पहले किसने दर्शाया था? मनुष्य और चूहा का कायिक संलयन सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एच
हैरिस ने। अगला प्रश्न देखिए, हीमोफीलिया। देखिए एक अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया क्या है? अनुवांशिक रोग है। जैसे कोई लेडीज है, महिला है, अगर इसका कोई बाल बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो जो भी बाल बच्चे होंगे उसमें ये बीमारी हो जाएगा। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया क्या है? एक अनुवांशिक बीमारी। इसमें क्या होता है? होता क्या है? जैसे देखिए महिला है, मान ले जाए कि इसका अंश का कोई भी हिस्सा थोड़ा सा कट गया, मान ले कि इनका उंगली कट गया, ठीक है। अब उंगली कट गया तो खून निकलेगा, तो खून जब इस बीमारी से ग्रसित हो गए ना, तो इसका खून रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना, रुकेगा नहीं बल्कि बहते चला जाएगा, बहते चला जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, सारा शरीर से खून निकल जाएगा और फिर क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे वो, ठीक है ना। तो बताइए कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वाहक कौन है? जिसका वाहक कौन है? इसका वाहक स्त्री और पुरुषों द्वारा अभिव्यक्ति, यानी कि स्त्री या पुरुष दो भी रहेंगे, उसको ये बीमारी हो जाएगा, दोनों में से किसी को भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, चूहों में मानव वृद्धि हार्मोन जीन डालकर उसकी साइज को सामान्य से 8 गुना बढ़ा देने की तकनीक क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक इंजीनियरी। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्रण की पूर्व अवस्था में समजात गुणसूत्रों के युगल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सूत्र युग्मन। क्या कहते हैं? सूत्र युग्मन कहते हैं। और एक बात बता दें, अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको हेल्प कर रहा हो ना, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक कर दीजिए बस। उपजाऊ मिट्टी जो सामान्य फसलें उगाने के लिए अनुकूल है, उसका पीएच मान कितना होता है? जो मिट्टी का पीएच मान है वो सबसे अच्छा फसल पैदा करती है, उसके लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6 से 7 तक होना चाहिए, ठीक है ना, 6 से 7 तक। नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन है? मुख्य ऊतक कौन है नई कोशिका बनाने में? विभोजोतक। ऑप्शन डी, विभोजोतक। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, अफीम एक पेड़ से निकलता है, पादप मतलब पेड़। तो इससे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अफीम किस देश में उत्पादन किया जाता है? अफगानिस्तान में, ठीक है ना। तो अफीम जो एक पादप उत्पादक है, निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? किससे अफीम निकलता है? पेड़ के किस भाग से? सूखी पत्तियों से निकलता है अफीम, सूखी पत्तियों से। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जंपिंग जीन, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबरा मैकलिंटॉक। नाम इनका बड़ा है, याद रखिएगा। गेहूं, जौ, नींबू, संतरा, राई और रागी किस में मिलती है? किस में मिलती है सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 पादप कुलों में मिलती है। अगला प्रश्न, गन्ना, चुकंदर, मटर, चना, अरहर, उर्द, फ्रेंच बीन संबंधित है किससे है? देख लीजिए सब किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 पादप कुलों से संबंधित है। अलग अलग के हैं, सबको छांट लीजिएगा अपने मन से। निम्न में से द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण क्या है? तो इसका खास लक्षण है आवृत बीजियों, ये इनका खास लक्षण है। अगला प्रश्न है, पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है किसमें? पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु किसे मिलता है? अनावृत बीजी पौधों में मिलता है, अनावृत बीजी पौधों में। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसके अनुसार एक जीन एक एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रण करता है, किस वैज्ञानिक ने किया है? एक जीन एक एंजाइम किसने परिकल्पना किए हैं? तो बीडल एवं टैटम ने किए थे, बीडल एवं टैटम। उसमें टेटम लिखा है, टैटम नाम है उनका, टाइपिंग करने वाले गलत कर देते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 46 होती है, और जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी होती है, ठीक है ना। एक स्त्री कितने प्रकार के डिंब बना सकती है यदि वह अपने 23 जोड़े गुणसूत्रों में प्रत्येक के लिए विषम युग्मज हो? तो कितने जोड़ी वो बना सकते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 84 लाख। क्या हो जाएगा? 84 लाख। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकता को आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिकी नाम दिया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, और सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। किस वैज्ञानिक ने नाम दिया आनुवांशिकता को आनुवांशिक या आनुवांशिकी? किसने दिया था? बताइए बताइए, आप पर थोड़ा छोड़ देते हैं, टाइम देते हैं आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डब्ल्यू बेटसन, यानी विलियम बेटसन ने नाम दिए। तो ये कहाँ के थे? ये थे इंग्लैंड के, ये ब्रिटिश थे, ठीक है ना, यूके के रहने वाले थे, और इक्को की राजधानी कहाँ है? लंदन। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता को नियंत्रण करने वाले कारकों का जीन नाम निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया? जीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू जोहानसन ने, डब्ल्यू जोहानसन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है? पादप रोग माने पेड़ पौधे का रोग, ठीक है ना, तो बताइए। तो गेहूं का टुंडू रोग होता है, किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। सबसे पहले याद रखना, गेहूं में कौन रोग? टुंडू रोग, टुंडू रोग किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा, याद रखेंगे। सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था? जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने वाला कौन था वैज्ञानिक? तो वो थे रॉबर्ट कोच, ठीक है ना। सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन करने वाले कौन थे? रॉबर्ट कोच। अब आपको बताना है कि रॉबर्ट कोच कब खोज किए थे, कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1876 में, ठीक है ना, रॉबर्ट कोच। अगला प्रश्न है, जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? नर और मादा यानी स्त्री और पुरुष, मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उभयलिंगी श्राई, यानी उभयलिंगी दोनों पाए जाते हैं, उसे उभयलिंगी बोलते हैं। अगला प्रश्न, विभजोतक एक पादप उत्तक है जिसका काम क्या है? विभजोतक का काम क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है नई कोशिकाएं बनाना, नई कोशिकाएं को बनाता है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडा देती है? कौन सा मुर्गी का नस्ल है जो सबसे ज्यादा अंडा देती है? तो यह है श्वेत लेग हॉर्न, श्वेत लेग हॉर्न। अगला प्रश्न, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होता है 0.7 ग्राम, इसमें नहीं है, ठीक है ना, 0.7 कर लीजिएगा, 0.7 ग्राम। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है किसका? ये तो बता दिया गया है आपको, फिर भी रिपीट कर दिया है, तो अंडे निक्षेपक का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है, मुंह नहीं चलाता है? जैसे देखे होंगे भैंस को देखे होंगे मुंह चलाते हुए खाना खाने के बाद, गाय को देखे होंगे, बकरी को देखे होंगे, तो कौन सा है जो जुगाली नहीं करता है? सुअर, सुअर, सुकर नहीं सुअर लिखा हुआ है, क्या लिखते हैं, सुअर। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना? अभी बताएं, 0.7। फल पकाने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? फल पकाने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है फल परिपक्वता के दौरान यूरिया का छिड़काव करके। तो यूरिया का छिड़काव करेंगे, यूरिया खाद का, तो क्या हो जाएगा? फल पक जाएगा जल्दी से। मानव जनसंख्या में पाए जाने वाले एक विकार को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, इसका क्या कारण है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये बीमारी है, बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाई के साथ एक अतिरिक्त गुणसूत्र 47 XX बाई पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
सॉरी देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा आप मिस्टेक कर दिए हैं 128 नंबर में, इसके लिए सॉरी, ठीक है ना। वो मिस्टेक से बोल दिए थे। फल पकाने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? तो आसपास के इथिलीन सांद्रण को बढ़ाकर, इथिलीन को बढ़ाकर, ठीक है ना, एथिलीन को बढ़ाकर, ठीक है। ये गलत है। फल परिपक्वता के दौरान यूरिया का छिड़काव नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बीमारी फैलाएगा। एथिलीन उसमें से निकलेगा, वही फल को पकाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये गलती से बोल दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो इसको बता दिए हैं। अगला, मधुमक्खियों में श्रमिक और रानी 32 गुणसूत्रों वाली द्विगुणित मादा होती है, जबकि जन सक्षम नरों में इसकी संख्या कितनी होती है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। कितनी? 16। अगला प्रश्न, हृदय रोगों के उपचार में काम आने वाले अत्यधिक उपयोगी दवा फॉक्सग्लोव से प्राप्त होती है। यह पादप के किस मुख्य अंग से मिलती है? यानी कि ये पेड़ पौधे के किससे निकाला जाता है? फॉक्सग्लोव, बताइए। तो ये निकाला जाता है किससे? पत्ती से निकाला जाता है, पत्ती से। अगला प्रश्न, जीरोप्थेलमिया आहार में किस कमी से होता है? आहार में किस, मतलब जीरोप्थेलमिया किसके कमी के कारण होता है? यह आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड नहीं है? स्टेरॉयड नहीं है कौन सा हार्मोन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलैक्सिन हार्मोन। मानव की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है यकृत, और सबसे बड़ी शरीर की कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। और सबसे छोटी कौन है? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड उसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पादप घास कुल में नहीं आता है? घास कुल में कौन नहीं आता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राई। राई घास कुल में नहीं आता है। निम्नलिखित फसल मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, कौन? कौन सी फसल जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है? सभी, हेम्प, सन हेम्प, अल्फा अल्फाल्फा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विखंडित जीन का सिद्धांत किसने दिया? विखंडित जीन का सिद्धांत किसने दिया? आरजे रॉबर्ट्स और पीए शार्प। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात किससे व्यक्त किया जाता है? तो किससे व्यक्त किया जाता है? तो हिमेटोक्रिट से, हिमेटोक्रिट से। RH एंटीजन एवं रक्त समूह एंटीजन पाए जाते हैं किसमें? RH एंटीजन और रक्त समूह एंटीजन किसमें पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट की प्लाज्मा में। किसको में? एरिथ्रोसाइट की प्लाज्मा में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संतुलन कौन स्थापित करता है? संतुलन स्थापित कौन करता है? तो आंतरिक कर्ण की अर्धचंद्राकार नलिकाओं में भरा द्रव्य। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संरचना मानव के पेसमेकर के समान है? पेसमेकर के समान कौन है? SA नोड, SA नोड। मानव में उपापचयी परत है, कौन है? उपापचयी परत कौन है? यकृत है, लीवर है, लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? ताप नियंत्रण, भूख नियंत्रण, जो भी करता है, प्यास नियंत्रण, वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जो भी करता है सब हाइपोथैलेमस करते हैं। अगला प्रश्न है, पॉलीपेप्टाइड एवं लघु पेप्टाइड को कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम अमीनो अम्ल में विखंडित करता है? कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा इरोप्सिन, इरोप्सिन। अगला प्रश्न,
थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है क्या? कौन है थायरोक्सिन हार्मोन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल। अगला प्रश्न, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन कौन है? फिनॉल। तो बता दिए हैं, 2 को आ गया है। मुलाटो निम्न में से किसकी संतति है? मुलाटो, मुलाटो किसकी है? तो मुलाटो है शुद्ध निग्रोयाडो और शुद्ध कॉकेसाइडो का। निग्रो और कॉकेसाइड। डायड हार्ट किसमें उत्पन्न होता है? डायड हार्ट किसमें उत्पन्न होता है? ईख में होता है। किसमें? ईख में, गन्ना में। कौन सा जीव चलने के लिए होपिंग का उपयोग करता है? होपिंग का उपयोग कौन करता है? कंगारू। कंगारू। निम्न में कौन सा संक्रमण रोग जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है? कौन है वो? तो वो है टिटनस। संक्रामक रोग है लेकिन एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है। चॉकलेट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। उसमें उच्च मात्रा में क्या पाए जाते हैं? कोबाल्ट। सूत्र होता है CO। आपको बताना है परमाणु संख्या कितना होता है, आपको बताना है कोबाल्ट का। बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदन रोधी धातु, स्कंदन रोधी कौन है मानव शरीर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, हिप्रिन। हेप्रिन। हेप्रिन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोस से हुआ है। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? ओकियोस का अर्थ क्या होता है? ओकियोस तो ये होता है घर अथवा रहने का स्थान। ओकियोस का मतलब घर अथवा रहने का स्थान। पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो अभी तो बताया गया आपको किस भाषा में, ग्रीक भाषा में हुआ है। किसी भी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण होते हैं। ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा। रेपोनिक्स का क्या अभिप्राय है? रेपोनिक्स का मतलब क्या है? तो एक हाइड्रोपोनिक विकास तंत्र है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है? जीन थेरेपी का पिता किसे कहा जाता है? विलियम F एंडरसन को कहा जाता है जीन थेरेपी का पिता। चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक कौन होता है? चिकनगुनिया किससे होता है? चिकनगुनिया किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, एंडिस एटिप्टाई। एटिप्टाई। चिकनगुनिया एंडिस एपिटिप्टाई। ये क्या हो गया? अगला प्रश्न है, बैलीविस क्या होते हैं? बैलीविस क्या होते हैं? तो कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के धानी प्राणी है बैलीविस। कंगारू जैसा लगता है। मानव में होने वाले वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होता है? ये वंशानुगत बीमारी है डाउन सिंड्रोम, तो किस कारण से होता है? तो गुणसूत्र 21 के त्रिगुण के कारण। त्रिगुणन के कारण। ये क्या हो रहा है बार बार? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी पौधा नहीं, यानी कीट नहीं खाता है वो, तो कौन है वो? हॉर्नवट। ऑप्शन B हॉर्नवट राइट आंसर हो जाएगा। मानव में रीढ़ का हड्डी का लंबर क्षेत्र किस प्रकार का होता है? रीढ़ का हड्डी मानव में कैसा होता है? तो होता है ऑप्शन B लोरडोसिस। ऑप्शन B हो जाएगा लोरडोसिस। रीसस बंदर कहाँ पाए जाते हैं? रीसस बंदर भारत में मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जहाँ क्या पाए जाते हैं? रीसस नामक बंदर। इसी में RH फैक्टर मिला था, RH की खोज इसी में किया गया था।
रिसस नामक बंदर में। शेरो क्या है? शेरो बकरी के समान एक स्तनधारी है। शेरो क्या है? बकरी के समान एक स्तनधारी है। समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देते हैं? समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देते हैं? ये समुद्र में देते, जमीन पर आकर देते हैं अंडे। अगला प्रश्न है, सिलिकोसिस रोग क्या है? किसको किसको में होता है, मतलब ये प्रभावित किसको करता है? ये फेफड़ा में होता है, सिलिकोसिस फेफड़ा में। निम्न जानवरों में से किस जीव में फिलीपर्स नहीं होते हैं? फिलीपर्स किसमें नहीं होते हैं? कछुआ में, ऑप्शन बी, कछुआ में नहीं होते हैं। इनमें से कौन सी फसल अंगेती अंगमारी से प्रभावित है? यानी अंगमारी बीमारी किस में होता है? अंगमारी बीमारी किस फसल में होता है? तो आलू में होता है। किसमें? आलू में। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। और आपको पता है कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। निम्न में से किस स्तनधारी में दांत नहीं पाए जाते हैं? बताइए, किस स्तनधारी में दांत नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैंगोलिन, पैंगोलिन। अगला प्रश्न, मानव में परनीसियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? परनीसियस एनीमिया किसके कारण होता है? किसके कमी के कारण? विटामिन बी12, इसे कहते हैं साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है ना, कोबाल्ट। अगला प्रश्न, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन है? सबसे ज्यादा बार टेस्ट किया गया है एड्स के बीमारी को भगाने के लिए कौन से दवा का? जीडोरुडीन, जीडोरुडीन का प्रयोग किया गया सबसे अधिक बार। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से विश्व का सबसे तेज जीव कौन है? तेज दौड़ने वाला कौन है वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चीता। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग कौन है? सबसे बड़ा कौन सा वर्ग है, ये आपसे पूछा गया है। ये ऑर्थोपोडा वर्ग है। कौन है? ऑर्थोपोडा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन है? विश्व का सबसे बड़ा जीव है स्पर्म व्हेल। राइबोसोम की खोज सबसे पहले किसने किया था? राइबोसोम की खोज किया था रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। और अल्टमैन ने किसका किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का। और डी डुवे ने किसको किया था? लाइसोसोम का डी डुवे किए थे। और बोवेरी ताराकाय का खोज किया था। आपको बताना है बोवेरी किसका खोज किए थे? ताराकाय की खोज किसने किए थे? ताराकाय का खोज किसने किया था? अभी बताएं आपको। बोवेरी, बोवेरी राइट आंसर हो जाएगा। पुरकिंजे किसका खोज किया है? पुरकिंजे, पुरकिंजे बताइए। गॉल्जी काय का खोज किया था पुरकिंजे। ठीक है ना, गॉल्जी काय। अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार का होता है? आप जानते हैं कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में विभाजन किस प्रकार का होता है? तो प्रोकैरियोटिक में होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है। किसके द्वारा होता है? श्वसन। तो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, 2 प्रकार। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है ना, 1838 और 39 में।
अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण निम्न में से कौन है?